हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा कि देश का यानी लॉ कैसे बनता है, राइट। हमने देखा कि पार्लियामेंट्स को राइट्स दिए गए हैं देश के अंदर लॉ के लिए, एक्ट को पास करने के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल प्रपोजल होता है और फिर क्या होता है, वो एक्ट में तब्दील होता है। दो पार्लियामेंट्स है, राज्यसभा एंड लोकसभा। उन दो पार्लियामेंट में जो रूल बुक है जिसको अपन बिल बोलते हैं, वो बिल पहले पास होता है और फिर फाइनल टचअप करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, और देश का प्रथम नागरिक अगर मानता है तो हमें पूरे देशवासियों को मानना ही पड़ेगा, और वो रूल्स एग्जीक्यूट होते हैं एक पर्टिकुलर लॉ को चलाने के लिए। फिर हमने देखा कि इंडिया के अंदर एक कंट्री कोई भी जब चलती है तो उसके सामने कई सारी एरिया में प्रॉब्लम्स आती है, राइट। कई सारी एरिया में प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्ट बनता है। क्या बनता है? एक्ट, राइट। तो हमने वो भी एक एरिया देखी। बेटा थोड़ा फास्ट बैठेंगे प्लीज। हाँ, और हमने देखा कि इस इंडिया के अंदर तरह तरह के प्रॉब्लम्स जहां मिले वहां हमने उनके लिए क्या बनाया? स्पेशल एक्ट बनाया। अब जो भी एक्ट बनाए वो एक्ट बनते तो ये दो पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन इस दो पार्लियामेंट को राइट्स किसने दिए? पहला क्वेश्चन। ये जो हमारे 130 करोड़ की आबादी वाला देश जो है हमारे भारत देश, उसमें मात्र ये 500-600 लोग जो बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनको पूरे देश चलाने का राइट किसने दिया? ओके, तो ये भी अपना एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सबका पावर किसने दिया उनको, ये आज का विषय है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब सर फाउंडेशन वाला पार्ट पढ़ा तो चालू हो गया है इनडायरेक्टली। एक बात सुन लीजिए, आपको सीए फाउंडेशन का लॉ ऐसे पढ़ाया जाएगा कि एक पिक्चर चल रही है, बस मैं कब बोलूंगा कि मेरा हो गया फाउंडेशन खत्म, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लिटरली बोल रहा मैं तुमको। हाँ, तो तुमको जितना डाटा हो रहा है तुम कलेक्ट करो, खुद की नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, फाउंडेशन वही बच्चा करेक्ट करेगा जो ज्यादा लिखेगा। यार रखना हमेशा, ये मंत्र है, ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, गांठ बांध के रख लो। जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतना जल्दी पास होगे, उतना जल्दी क्लियर करोगे, उतना रैंकिंग पे जाओगे। पूछो क्यों? अरे पूछो भाई क्यों? क्योंकि लॉ सुनने में समझने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बारी लिखने की आती है तो अपने को ठेंगा कुछ भी नहीं आता। और इस वजह से तुम जितना लिख पाओगे, जितने वोकैबुलरी लॉ के लोगे, उतना अच्छा। तो आज नहीं, प्रीवियस सेशन से जितने भी वर्डिंग आप ले रहे हो लेते जाओ फटाफट। क्लियर पिक्चर? ओके, तो हमारा फाउंडेशन शुरू हो गया है। हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे आपको आलू चालू बातें या इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, सब आपके एकेडमिक की पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, याद रखना हमेशा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अभी हमने आज का सेशन किस चीज पे भाई सर? तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी देश के अंदर लॉ है वो दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। टाइप हाँ, और वो दो टाइप कौन सी है सुन लीजिए। तो पहला है सिविल लॉ और दूसरा है क्रिमिनल। यानी इस देश के अंदर प्रॉब्लम बहुत सारी है, उस बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या बनाया गया? लॉ बनाया गया। उस लॉ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड हुए, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब पार्लियामेंट ने पास किया तो उसको नाम दिया एक्ट। यानी कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट करता है एक्ट, राइट। हमने ये प्रीवियस सेशन में सब देख चुके हैं। मैंने पिक्चराइज वे पे यहाँ पे आपको एनिमेटेड वे से आपको यहाँ पे पढ़ाया, पूरा यहाँ पे स्टोरी आपकी ही बना के आपको मैंने समझाया। अब सवाल यहाँ पे आज क्या आता है? आज का सवाल क्या है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम 3 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। पहला लिखो, पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, हाउ टू मेक लॉ। लॉ कैसे बनता है? ओके, हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ। और तीसरा आंसर है, हु इज ऑथोराइज्ड टू मेक एंड कंसीडर लॉ। आज का सेशन इन 3 क्वेश्चंस के नाम। शुरू करें? चलिए, सबसे पहले देखिए, अब सर ये कैटेगरीज क्या है और टाइप्स क्या है। देखो, अगर आपको
जितने भी लॉ है वो 2 टाइप में डिवाइड किए, सिविल और क्रिमिनल, लेकिन जो कैटेगरी है वो 3 है। अब वो कौन सी कैटेगरी है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में शुरू करते हैं, जहां हमने प्रीवियस सेशन पे छोड़ा था। शुरू करें, चलिए। तो बच्चे लोग, अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ की मेन बेसिक मूल रूप, जहां पे देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, जो प्रॉब्लम मसला सिर्फ 2 लोग या 2 कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं है, वो पूरे सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, वो सोसाइटी को इमोरल सेंस दे रही है, सोसाइटी के अंदर गलत विजन भर रही है, सोसाइटी के अंदर झगड़े लगा रही है, या सोसाइटी के अंदर कोई दंगे करवा रही है, या कोई लोगों को झगड़े, यानी इन शॉर्ट कुछ गलत कर रही है, इन शॉर्ट जस्टिस नहीं, इमोरल एक्टिविटी कुछ होगी जिससे आपकी एक्टिविटी से, तो उस सारे लॉ को क्रिमिनल लॉ बोला गया है। और जहां पे आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेडली हैपन कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, जहां पे सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको, यानी जो 2 पर्सन के बीच में एक्टिविटी हो रही है उनको ही अफेक्ट हो रहा है, तो उनके लिए वो जो लॉ उसने ब्रेकआउट किया, हम कहेंगे कि उसने सिविल लॉ ब्रेकआउट किया। अब एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, यहाँ पे ट्यूशन क्लास में बैठे बैठे भरत ने कुछ तो भी एक कमेंट पास की, किसके लिए, सागर के लिए। सागर को आई जान पे, सागर ने क्या किया, सागर ने लकड़ा पड़ा था वहां पे बाजू में, उसने लकड़ा उठाया और रफ्तार में दे दिया, ज्यादा बोलेगा हाँ, और वहां से खून बहने लगा। अब आप बोलोगे सर झगड़ा दोनों का था, ठीक है, अब बताओ सागर ने कौन लॉ तोड़ा है, ये बात तो मानते हो, लेकिन सागर ने कौन सा लॉ तोड़ा, सिविल की क्रिमिनल? क्यों क्रिमिनल? क्योंकि ये सोसाइटी को गलत संदेश पहुंचा रहा है। अगर लॉ ने अगर इसके ऊपर करेक्ट एक्शन नहीं लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, किसके ऊपर, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसके सागर के ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा बच्चा लोग, बाकी लोग भी कल डंडा उठाने में सोचेंगे नहीं, सही कि नहीं? यानी ये बात तो मानते हो कि उसने जो एक्टिविटी की वो सोसाइटी को हार्म कर रही है, सोसाइटी को गलत व्यू पहुंचा रही है, बराबर कि नहीं? तो हम कहेंगे सागर ने लॉ तोड़ा, कौन सा, क्रिमिनल लॉ। लेकिन यहीं पे कंडीशन नंबर 2 क्या हुआ, सागर मेरे पास पढ़ने आया, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, सागर को मैंने फीस लिया और कंडीशन रखी हुई थी वहां पे कि भाई फीस आर नॉट रिफंडेबल ऑन एनी ग्राउंड। और क्या हुआ, मैंने सागर मेरे पास मस्ती कर रहा था, और मैंने सागर कल से पढ़ाऊंगा नहीं जा। अब मैंने सागर से फीस ले ली और सागर को मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब मैंने बोल दिया स्पष्ट भाषा में कि सागर को मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब सागर ने प्यार मोहब्बत से बोला सर पढ़ाओ, गलती हो गई, नहीं जा, और सागर ने जाके मेरी केस कर देगी, सर फीस लिया लेकिन पढ़ाया नहीं। तो बताओ, मैंने भी एक लॉ तोड़ा है क्योंकि मैंने उससे फीस ली है, लेकिन वो लॉ उसमें ब्रेकआउट किया जाएगा, किसमें गिना जाएगा, काउंट, सिविल लॉ में। क्यों? क्योंकि सागर को नहीं पढ़ाने से सोसाइटी को अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, ये मेरा और सागर के बीच का मामला है। तो जहां पे 2 पार्टीज आपस की इंडिविजुअल कंटिजेंसीज क्रिएट होती है, जहां पे 2 पार्टीज का सिर्फ लॉस होता है, तो उसको हम सिविल लॉ में गिनते हैं। और जहां पे कुछ 2 पार्टी आपस में करते हैं और वो सोसाइटी को गलत संदेश पहुंचाती है, तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है। तो ऐसे सारे लॉ जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। अब कोई पर्सन अगर क्रिमिनल लॉ तोड़ता है तो उसके लिए ऑफेंस है इम्प्रिजमेंट, यानी आपको जेल होगी। क्या होगी? जेल। और अगर कोई पर्सन सिविल लॉ तोड़ता है तो सिविल लॉ तोड़ने के बाद आपको जेल नहीं होगी, आपको सिर्फ पेनल्टीज लगेंगी, यानी जो लॉस है वो आपको भरपाई करके देना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, कल को अगर मैंने सागर से फीस लिया और सागर को नहीं पढ़ाया मैंने सपोज, तो हार्ड यानी जज क्या बोलेगा, हार्ड यानी क्या बोलेगा, इसकी फीस वापस करो, बस खत्म, उसके बाद मेरे को जेल में तो ना लेगा। तो इसलिए सिविल लॉ से डरा मत करो, हम दो क्या बोलोगे, हम डर लेते हैं। हम क्या होगा, कोई पुलिस वाला दिखता, अरे बाप रे पुलिस वाला आया, क्या करेंगे, कुछ नहीं करता भाई वो, अगर तुम पढ़े लिखे अच्छे हो तो, बराबर कि नहीं? तो इसलिए सिविल लॉ में ज्यादा डरने का नहीं। पूछो क्यों? कोई अगर आपके पास सिविल केस लगती भी है ना, तो आपको हार्डली पनिशमेंट फाइन के तौर पे आएंगी, इंप्रिजमेंट नहीं होगा, यानी आपको जेल नहीं होगी इसके लिए। कुछ आ रहा समझ में? यानी यहाँ पे पनिशमेंट प्रोविजन में क्या है, कुछ आ रहा समझ में? क्लियर? यानी क्या सीखा, सिविल लॉ तोड़ा तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्रिजमेंट नहीं होगा, आपको सिर्फ फाइन पे करना पड़ेगा, मॉनिटरी टर्म्स में जो लॉस हुआ वो भरपाई करके देनी पड़ेगी बस। और अगर क्रिमिनल लॉ तोड़ा तो भरपाई के साथ साथ पैसा भी देना, जेल भी होंगी, क्या होंगी, जेल भी होंगी। क्लियर पिक्चर? हाँ। अब जब कोई क्रिमिनल लॉ दर्ज किया जाता है, एफआईआर आपकी क्रिमिनल लॉ में, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है। हाँ,
यानी अगर सामने वाले ने केस नहीं भी किया तो स्टेट गवर्नमेंट केस करेगी। एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सागर ने डंडा उठाया और भरत को मारा, खूना खून। अब खूना खून हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये भरत गया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ पे हमारे मुखी लोग आ गए, मतलब पंचायत, सिंधी पंचायत होती है, आती है ना, भाई अपन भाई है, भाई भाई है, मत करो, ये करो, वो करो। और बेचारे भरत के पेरेंट्स बहुत इनोसेंट, उन्होंने जानते नहीं केस करना, फाइल नहीं करना है केस, ठीक है। तो आपको सागर छूटेगा नहीं। अब वो हॉस्पिटल की लायबिलिटी है कि वो पुलिस को बुलाए और वो पुलिस आएंगी और सागर के ऊपर एफआईआर करके ही रहेंगी, क्योंकि ये लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। वो जो क्यों भाई, वो जो क्या बोलते हैं अक्यूज है, अक्यूज और मालूम है अक्यूज कौन होता है, दो पर्सन होते हैं, अक्यूज होता है, एक होता है विक्टिम। तो अक्यूज कौन है, सागर, और विक्टिम कौन है, भरत। तो जो 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 भरत है, विक्टिम है, वो केस नहीं भी करेगा तो भी अक्यूज के ऊपर केस दर्ज स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट के अब स्टेट को प्रूफ करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। पूछो क्यों, क्योंकि उसने क्रिमिनल लॉ तोड़ा और वो सिर्फ भरत की फैमिली को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो पूरे सोसाइटी को एक गलत संदेश दे रहा है। अरे भाई अगर कोई गन उठा के मार रहा, किसी को मर्डर कर दे रहा, और अगर गवर्नमेंट चुपचाप बैठी कि भाई हाँ इसके घर वाले कुछ नहीं बोले तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो मर गया इंसान, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कल को बच्चा भी गन उठा के लेगा, कोई टीचर ने बोला ए खड़े नालायक, सर निकालू क्या, सीधा कंचा, क्या बोलते हैं घोड़ा, घोड़ा बोलते ना, कट्टा, हाँ जो भी बोलते हैं। तो ये तो गलत संदेश हो ना, सही कि नहीं, तो ये गलत चीजें हैं। तो इसलिए आपको केस करो नहीं करो, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बर्डन ऑफ प्रूफ करेगी। और सिविल लॉ तोड़ने पे क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सामने वाले इंडिविजुअल पर्सन को होता है जो केस फाइल कर रहा है। समझा आपको क्लियर अच्छे से? इसलिए आप कोई क्रिमिनल लॉ में अगर आपकी केस दर्ज होती है, स्टेट वर्सेस यू आपके ऊपर दर्ज होगा, स्टेट वर्सेस यू, यानी वो स्टेट बर्डन ऑफ प्रूफ जो स्टेट के ऊपर आएगी। और सिविल लॉ में पर्सन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में चलता है केस, ठीक क्लियर? और जिसके लिए लॉ एक्ट ही नहीं है उसके लिए पुलिस वाला आपका एफआईआर दर्ज नहीं करेगा बेचारा, बोलेगा भाऊ क्या करूं, कौन से इसमें डालूं, कंप्लेन है ही नहीं हमारे भारत संविधान में, क्लियर? इसलिए एक्ट जरूरी है ताकि आपकी ये दलीलें सुनी जाए। जो जज के पास जो केस आएंगी बोलेंगी क्या सुनूं, मेरे पास बुक जो है कुछ है ही नहीं, ये पहली बार आया केस तुम्हारा। तो इसलिए जहां जहां नई नई प्रॉब्लम आई वहां एक्ट शुरू कर दिया। लेकिन भाई अब वो 500 लोग जो 600 लोग बैठते पार्लियामेंट में, उनके पास पावर है, पावर किसने दिया, वो आज का सेशन है हमारा। सबको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो देखो इसमें 3-4 बातें समझ लेते पहले। सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो पर्सन के बीच में होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन, दुकान भाई सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अब मैंने इससे पैसे लिए माल नहीं दिया, तो हम दो दुकानों की बात हो रही, होलसेलर रिटेलर, तो ये हो गया सिविल लॉ। क्या हो गया ये? लेकिन क्रिमिनल लॉ क्या बोल रहा है? क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद द क्राइम एंड द लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है सजा। क्या होता है? सजा। दूसरा बता रहा है द बर्डन ऑफ प्रूफ बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो केस दाखिल करेगा सिविल लॉ को उसी को प्रूफ करना है। अरे भाई तुमको प्रूफ करना है कि गलत है सामने वाला, और क्रिमिनल लॉ में दिखता है गलत क्या है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही निपट लेगी। समझा रहा है? यानी क्रिमिनल लॉ इतना खतरनाक है कि अगर वो विक्टिम ने सपोज केस दाखिल नहीं किया, उसमें पैसे नहीं है वकील के, तो भी स्टेट गवर्नमेंट वकील हायर करेगी तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो। समझा क्या? समझा ना कुछ तुमको? हाँ ठीक है। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास आता है? यानी स्टेट गवर्नमेंट को दखल करना है यहाँ पे। फिर आगे दिया है केसेस आर फाइल्ड बाय प्राइवेट पार्टी, यानी सिविल लॉ जो है वो दो पक्ष जो आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं वो ही देखेंगे। लेकिन जो इसमें है क्या, केसेस आर फाइल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और जो क्रिमिनल लॉ है उसमें आपकी जो केस दाखिल करेगा वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। समझ में आ रहा है तुमको? आगे दिया है फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड रेट, आप रेंट में अगर कंजूसी करोगे देने में वगैरह में, तो ये आपके आपसी मामले, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बोलते क्या है, तुझसे बात करेगा मैं आऊँ क्या, तो ये ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्यूट हो गया या डाइवोर्स वगैरह चलते हैं तो ये इसमें चलता है, ठीक है क्लियर पिक्चर? लेकिन मारा चोरी किया तो ये देश को गलत संदेश पहुंचाता है ना, सोसाइटी को हार्म कर रहा है, सोसाइटी को गलत क्या बोलते हैं आदत लगा रहा है, इसलिए ये क्रिमिनल ऑफेंस है। टैक्स की चोरी देखो डिपेंड ऑन कि वो क्या क्रिएट कर रही है। अगर वो अगर किसी को देखो दो पार्टीज के बीच में अगर किसी को वो थर्ड पार्टी को भी एक गलत संदेश रही है तो वो क्रिमिनल में आएगा, और नहीं तो फिर सिविल में। देखिए कोई भी एक जो लॉ बनता है ना, लॉ एक्ट बनता है ना, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। नेचर ऑफ क्राइम डिटरमाइन
योर क्राइम इज अंडर द सिविल और क्रिमिनल। जैसे अभी मैंने कहा मोटर व्हीकल एक्ट देखी, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन सिविल में डाले गए और कुछ प्रोविजन क्रिमिनल में डाले गए। आप दारू पी की गाड़ी चलाओगे, ठोक दोगे किसी को भी, तो बताओ वही जो क्राइम किया वो किस में आएगा? क्रिमिनल में। लेकिन यही आप प्रॉपर चला रहे हो और अचानक पुलिस वाला आ गया, बोलता है लाइसेंस का है, लाइसेंस नहीं है, ऐसा नहीं तो बोलते फाइन भर, तो सिविल लॉ है वो। तो देखो है वो एक ही एक्ट के अंदर प्रोविजन, मोटर व्हीकल एक्ट। लाइसेंस नहीं होना इट मींस इससे कोई सोसाइटी को गलत नहीं हो रहा है, कोई सोसाइटी को हार्म नहीं हो रहा है इससे। ये तुम्हारे और वो गवर्नमेंट के बस की, दो पार्टी के बीच की बात है। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिविल का काम है। लेकिन यही अगर आपने ठोक दिया और ये ठोकने पीकर अगर ठोक रहे हो, बेड़ो चले कर रहे हो, तो फिर वो बेड़ो चले करोगे तो फिर क्या होगा? सोसाइटी गलत नहीं सोचेगा। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया, इम्प्रीजमेंट नहीं दिया, तो क्या होगा इससे? हर बच्चा चलाओ, सही कि नहीं, है ना, सही कि नहीं? तो इसलिए फिर वो हनी सिंह के गाने सुनेगा, कौन सा था, 2 बॉटल, वो कौन सा था, 4 बॉटल वोडका, है ना, वही है ना। वैसे काम नहीं करना ना भैया, तो इसलिए समझा आपको क्लियर? तो हर एक एक्ट जो है वो 2 कॉम्बिनेशन से बनता है, कुछ की प्रोविजन सिविल में आती है, कुछ की क्रिमिनल में आती है। यहाँ पे क्लियर बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो अब सबसे पहले ये लॉ जो नेशन वाइज लॉ चलते हैं, नैरो कंसेप्ट बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स पूरी लॉ क्या बोलती है? अरे पूरा ब्रह्मांड अगर लॉ के हिसाब चल रहा है तो हमारा देश भी लॉ के हिसाब से चल रहा है ना, बराबर कि नहीं? मानते हो कि नहीं? लेकिन ये लॉ सबसे पहले आया कहाँ से? ये लॉ वर्ड आया कहाँ से? तो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैरो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लॉ जो वर्ड आया हुआ है वो इजिप्ट से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? इजिप्ट से। इजिप्ट में ये लॉ पहली बार बनाया गया था। इजिप्ट के लोग जो है, इजिप्शियंस जिसको बोलते हैं, उन्होंने लॉ को लाया था 3000 बीसी में। बीसी किसको बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। क्या है ये बिफोर क्रिस्ट? हाँ, अब जीसस क्राइस्ट का, सर हम कृष्णा के भक्त हैं भैया, ये जीसस क्राइस्ट ला रहे हैं आप, सब एक ही है, हाँ, टेंशन मत लो। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि हम जो कैलेंडर है वो अंग्रेजों का चला रहे हैं। हम जो कैलेंडर है वो और अंग्रेज लोग भक्ति किसके थे? क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के थे। कुछ आ रहा समझ में? तो इसलिए क्या हो रहा है, जो हमारा कैलेंडर है वो अंग्रेजों का चलता है, हमारा इंडियन कैलेंडर अलग है। भला आप नोटिस किया होगा, तो ये अलग बात है कि हम अंग्रेजों का प्रोटोकॉल फॉलो करते करते पैटर्न, हम कहाँ हैं? 2023 में। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये 2023 जो है ये आफ्टर क्रिस्ट है, यानी आफ्टर डेथ जो है, एडी और बीसी बोलते हैं उसको, बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट, यानी डेथ क्रिस्ट के पहले यानी जब जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट के पहले 3000 साल पहले ये रूल्स लॉ का उत्पन्नता हुआ था। इजिप्ट में इसको लाया गया था। देखो लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज बाय ट्रेडिशनल, क्या लिखा है? रेटोरिकल स्पीच, सोशल इक्वलिटी एंड इम्पार्शलिटी। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, ये छोड़ो, लिखो मत, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, छोड़ो, ये तो तुम्हारे लिए बताया सर मैंने, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, ध्यान दो। ये लॉ का उत्पन्नता कोई पूछेगा तो कहाँ से आया? ये ट्रेंड इजिप्ट से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? जो वहाँ के लोग थे उन्होंने लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने इम्पार्शलिटी और इक्वलिटी को रोक, मतलब इक्वलिटी को और इम्पार्शलिटी ना हो किससे, उसके लिए उन्होंने लॉस रखे गए थे। और सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल जो लॉ है वो कौन से नेचर पे वर्क करता है? जस्टिस के। मैंने अगर प्रीवियस सेशन देखा होगा गौर से, तो मैंने आपको बताया था कि लॉ जो है वो जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मानते हो कि नहीं? तो इसलिए बस उसी के बेस पर ये इजिप्ट ने लॉस बनाए थे और अपने और वो लॉस को हर कंट्री ने फिर अपने लॉस बना के देश के अंदर एक मूल अधिकार रखा, एक सेंटर फैक्टर रखा कि जस्टिस को देखकर हम लोग लॉस रखे जाएंगे। और इसलिए आज लॉ जो है वो कौन से प्रिंसिपल चलता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस होना चाहिए लॉ के अंदर, बस। और इसी में वो लिखा हुआ है। ये इजिप्ट की लैंग्वेज है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा वर्क अपने को करना नहीं है। यानी 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लॉ का जो वर्ड है वो उत्पन्नता कब आया था? 5000 साल पहले। कैसे बोल रहा हूँ 5000 साल पहले? देखो आफ्टर जो है वो 2023 चल रहा है अभी हमारा, क्रिस्ट के बाद, और बिफोर क्रिस्ट 3000 पहले, बीसीडी, मालूम है, सुना है ना आपने कभी? हाँ, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यानी आज अगर पूछूंगा तो कितने साल पहले लॉ शुरू की थी, तो 5023 साल पहले का समथिंग ये लॉ का वर्ड इजिप्ट में रखा गया था। इजिप्ट में लॉ को फॉलो किए गए थे। हाँ, अब सवाल एक मिनट रुको थोड़ा। अब सवाल आता है कि कोई भी पार्लियामेंट के अंदर ये घड़ी जाएंगे, कौन? अरे कौन जाएंगे भाऊ?
ये हमारे MLS और हमारे लिए हमारी लाइफ की झंड लगाएंगे, ऐसे कैसे होगा सर? मतलब सुना नहीं मैंने। अरे भाई अब बताओ, कोई 500-600 लोग 130 करोड़ की आबादी को जस्टिस कैसे दिलाएगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे भाई 500-600 लोग अगर 130 करोड़ की आबादी को जस्टिस दिलाने लगे फिर तो बात ही अलग होगी। कैसे? देखो ये सिंपल है। एक मिनट बेटा, मेरे को देख लो स्लाइड कौन सी है। अब सवाल यहां पे ऐसा आता है कि हमारे इंडिया का जो लॉ बनाया गया, वो हमारे इंडिया का जो लॉ है वो किसके मुताबिक बनाया जाता है? वो बनाया जाता है इंडिया के संविधान के मुताबिक, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 444 आर्टिकल्स है, 444 आर्टिकल्स है। ये आपको आ सकता है फाउंडेशन के इसमें 444 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स एंड अल्टरेशंस और 1,17,369 वर्ड्स में हमारा आर्टिकल बनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है, सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है। अब यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग, देखिए इधर। अब हमारी जो इंडियन का जो कॉन्फ्रेंस यानी लॉ का जो बनाने का एक मूल अधिकार है, वो आर्टिकल ने इंडिया के पार्लियामेंट को दिया हुआ है। अभी पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल ने दिया हुआ है भाई? या आप सोचो, पूछोगे ना मुझसे, तो देखो इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल नंबर 245, कौन सा? हाँ देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का जो संविधान है वो कुल मिलाकर 444 आर्टिकल लेके बैठा है, ठीक है। अब वो 444 आर्टिकल लेके बैठा हुआ है, आर्टिकल्स प्रोविजंस की हुई है इसकी। इसमें से आर्टिकल नंबर 245 आर्टिकल 245 ने भारत के पार्लियामेंट्स को राइट्स दिए कि वो समय अनुसार प्रॉब्लम्स को देखें और प्रॉब्लम्स को देखने के बाद पार्लियामेंट के सांसदों को राइट्स दिया कि आओ और यहाँ पे लड़ो, आपस में झगड़ा करो, मारो भी लगे तो एक दूसरे को, कभी जूते कभी क्या मारते ना आपस में, तो मारो झगड़ा वगड़ा करो और स्पीकर से बिल को पास कराओ, एक्ट बनाओ, क्या बनाओ, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देश को चलाओ। यानी हमारा देश 2 पार्लियामेंट से चलता है, मानते हो कि नहीं? और 2 पार्लियामेंट से चलने के लिए सांसदों को जो राइट्स मिले वो किसने दिए? हमारे भारत के संविधान ने दिए। किसने दिए उसको? अब आप बोलोगे सर यानी इसका मतलब है कि 500-600 ये बागड़ बिल्ले हमारे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो सब अनपढ़ है। कौन है? सोचो, देश का पढ़ा लिखा एरिया, यानी देश के अंदर देश कैसे चलना चाहिए, ये कौन चला रहा है? देश के गुंडे। अरे गुंडे सब गुंडे ना, सब एक ने एक बार जेल में होके आए। देखो आप, अपन जेल में होके आएगा कभी नहीं होके आए, अपन गए जाएंगे तो उस दिन से हमारा नाम खराब। तो हमारा देश की ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि हमारा देश कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? समझ गया ना? बोलने की जरूरत नहीं अपन को। हाँ, तो सर यानी इन शॉर्ट 130 करोड़ को ये अपने मन मुताबिक चलाएंगे, सही कि नहीं? अरे सही है ना भाई, इनको अगर दिक्कत गई तो ये तो कुछ भी कर लेंगे। कैसे? कल को अगर इसका ये क्या बोलते हैं, कल कोई सांसद के गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद उसने बोला मेरे से धोखा दिया, और धोखा दिया उसकी गर्लफ्रेंड ने, और धोखा देने के बाद बोलेगा मेरे से धोखा दिया, चल
लाओ बिल बुक, बिल बनाया उसने, रूल बनाया, चलो पास करो। अब उसके बाद एक नया एक्ट बन गया कि भाई आज के बाद ब्रेकअप करना अलाउड नहीं है, ब्रेकअप एक्ट लग गई सबकी। यानी इन शॉर्ट ये 500 लोग जो 600 लोग हैं, ये इनके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम दिखेगी वो हमारी लाइफ को झंड बना देंगे। ऐसे होगा ना, ये संविधान बोलता ना, अरे भाई संविधान क्या बोलता कि देश के अंदर लॉ एक्ट को पास करने के लिए किसको राइट्स दिए? पार्लियामेंट के सांसदों को राइट्स दिए। किसने लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है, पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू कंसीडर एंड पास द लॉ। यानी ये 500-600 लोग जो इनकी लाइफ में रोजमर्रा में अगर किसी नौकर के पास सब्जी लेने गया, सब्जी लेके आया ही नहीं, गायब हो गया, पैसे लेके, तो इसके लिए लॉ बना देंगे, लग गई पूरे नौकरों की। तो ये ऐसा लॉ नहीं बनता भाई। यानी इनको राइट्स तो दिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड थे। उनको पता था कि करप्शन बढ़ेगा, ये अपने मन मुताबिक कोई भी लॉ लाएंगे, आ जाओ आ जाओ। अब देखो जैसे अभी करते मोदी जी करते, अब मोदी जी ने वो किसान बिल लाया था, एक्ट बनाया था ना किसान के लिए, सुना था ना, बहुत सारे हल्ला मच गया था। तो किसान बिल एक्चुअली किसके लिए था? वो अरबपति खरबपति जो है ना उनके लिए था। वो क्या होता, जो जैसे हमारे इंडिया के अंदर 3 इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में आती, कहाँ आती है? मूल अधिकार हमारा वही है बिजनेस का, बराबर कि नहीं? तो उसमें क्या होता था, उसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे ऑक्शन से होती है। कैसे होती है? तो बड़े व्यापारी खरीद नहीं पा रहे, और बड़े व्यापारी खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा, उनका मन भाव बोल चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्शन में जो बिक गया उसी से ही पूरा डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस चलता है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे होता क्या है भरत, हुआ क्या था यहाँ पे, वो ये बात शायद अंबानी को खटकी होंगी कि अरे हम सभी में है, इधर क्यों नहीं है? तो उसने बोला मोदी जी आपको स्टेट से क्यों लाया, सही कि नहीं? आपको स्टेट से सेंट्रल में लाया, कुछ तो फायदा करो। तो मोदी जी की भी आई, मोदी जी ने लगा दिया किसानों का बिल, रूल कि भाई किसान डायरेक्ट मंडी में नहीं बेचेंगे, पहले वो व्यापारी को बेचेंगे, व्यापारी अपने भाव से बेचेंगे, तो किसान बोलेगा कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो पूरा व्यापारी खरीद रहे अपने हिसाब से, सही कि नहीं? तो मंडी में क्या होता है, ऑक्शन से बिकता है तो उनको 2 पैसा ज्यादा मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्यापारी को बेचेंगे तो व्यापारी कोड़ी के भाव से लेगा किसान से सब्जियां, और अपने मन मुताबिक स्टॉक कर देगा, डिमांड जैसे ही बढ़ गई फिर सप्लाई निकालेगा, प्राइस हाई प्राइस, तो कमाएगा वो व्यापारी। बोले हम क्या कमाएं? इसलिए किसान सड़क पे आए थे कि ये बिल को पास होने देंगे नहीं, इसलिए वो बिल सब बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बना। तो यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि 600-500 लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये देश के 130 करोड़ की आबादी को घुमा रहे, ऐसा घुमा रहे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें मैं आपको बता दूं, कोई भी बिल जब लेके आते हैं, यानी लॉ जब आता है एक्ट बनने के लिए, उसमें 4 फैक्टर्स को देखा जाता है, और वो 4 फैक्टर कौन से हैं वो देखेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 245 में राइट्स तो दिए, लेकिन इसमें 246 नंबर में उनको राइट्स देने के बाद बंटवारा भी कर दिया। अब वो बंटवारा कौन सा है राइट्स का, तो वो ही हम आज देखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कैटेगरीज ऑफ लॉ। ये कैटेगरीज ऑफ लॉ जो है, ये सेक्शन आर्टिकल नंबर 246 से आया हुआ है। अब आप बोलोगे सर आप ना हमको कंफ्यूज कर रहे हो, पूछो क्यों? सर एक बात बताओ, आर्टिकल और एक्ट में क्या अंतर है? किसने पूछा ही नहीं मुझसे, पूछा कि तुमने नहीं? आप आर्टिकल कर रहे हो सर, लेकिन एक्ट पढ़ाया, आर्टिकल में चले गए, ये आर्टिकल क्या होता सर, सही कि नहीं? तो आर्टिकल और एक्ट में अंतर क्या है, उसका सेशन कल है। कब है? कल, आज नहीं है। अरे आ रहा क्या समझ में? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? ये हमारा देश पूरा कैसे चलता है, आपको पूरा 3-4 सेशन लगेंगे समझने में। ये इंडियन लॉ है, इंडिया का लॉ, पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे चलते हैं, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। टाइम लगेगा सीखने में, कभी सुना ही नहीं है ना अभी नहीं, सही कि नहीं? इसलिए टाइम लगेगा। हाँ, अब सवाल यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कोई भी सांसद को अगर प्रॉब्लम दिखती है, जैसे आपको बताया कि अगर ये अपने निजी काम में आया और निजी काम में कोई सांसद के गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई या वाइफ छोड़ के चले गई, तो ये तो पूरा हमारा जीना आराम कर देंगे, यानी बड़ी उसको मार उसको पड़ी, भुगतना सबको पड़ा। ऐसा काम नहीं होता। पूछो क्यों? कोई भी जो लॉ बनता है ना, वो 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते बनता है, और वो 4 फैक्टर कौन से है, तो वो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले लॉ के कंटेंट, ये 4 फैक्टर फुलफिल होने चाहिए। जब तक ये 4 फैक्टर फुलफिल नहीं होते, कोई बिल जो है, कोई बिल एक्ट में तब्दील नहीं होता है, यानी कोई रूल बुक एक्ट में तब्दील होती नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा है क्या जो छूट रहा है? नहीं। तो पहला आता है सेफ्टी। आप कोई रूल्स बना रहे हो, आप कोई बिल पास करने जा रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट का स्पीकर पहला फैक्टर देखता है कि वो सेफ्टी के तौर पे सही है कि नहीं।
अब सर ये बात तो समझी नहीं, समझाऊंगा आज इसी के नाम पे पूरा सेशन है हमारा, सही कि नहीं? हाँ, दूसरा है बेनिफिट्स, तीसरा है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और चौथा एथिक्स। ये 4 फैक्टर्स को देखते हुए ही कोई भी लॉ बनता है। अब इसमें से बेनिफिट्स मिला नहीं मिला चलता है। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? हाँ देखो, सिंपल है, सब समझो, ध्यान से देखो। आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा देश के पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ था, याद है कुछ तुमको? ताज का तो उसकी बाद में, लेकिन उससे पहले देश के पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। टेररिस्ट की इतनी हिम्मत हो गई कि पार्लियामेंट में घुस के सबको उड़ाने वाले थे। इन्हें सोचो हमारे देश के लिए कितनी शर्मनाक बात, बराबर कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, देश के पार्लियामेंट में अटैक हुआ। अटैक होने के बाद हुआ इस तरीके से, सांसदों की हालत खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? हालत। अभी सिक्योरिटी अच्छी क्या है, लेकिन वो टाइम पे सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि कौन देखेगा कि दूर देश का कोई आएगा अपने देश में, और अपने देश में चलो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम पे हमला, यानी भारत का जो मूल जिसके पास पावर दिया है उसी को डायरेक्ट अधिकार, राजा को उड़ाने चले जाते। तो भाई प्रजा तो दूर की बात, राजा को सीधा, सही कि नहीं? तो देश की आप लोकसभा में, दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर, आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, मैं कल बताऊंगा आपको, देखकर लगे तो पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट टेररिस्ट घुस गए थे और पार्लियामेंट को उड़ाने का पूरा उन्होंने वो किया था। ये तो अच्छी बात है कि समय रहते हुए एनएसजी कमांडो दिल्ली में है और उसने संभाल लिया, और संभालने के बाद सांसदों को बाहर निकाला, नहीं तो हालत पूरी खराब हो गई थी इनकी। अब सांसदों को मारने चले, अपनी वाली पे आ गई। क्या हुई? अपनी वाली पे आ गई, और वो टेररिस्ट पकड़ा गया। टेररिस्ट पकड़ा जाने के बाद क्या हुआ बता रहा तुमको, समझो। टेररिस्ट पकड़ा गया, टेररिस्ट पकड़ाने के बाद जज के पास आया केस। जज को सांसद, मतलब देखो हमारा जुडिशरी जो है ना 3 पार्ट में चलता है। जुडिशरी पार्ट जो है ना वो 3 पार्ट में चलता है। पहला सुनो, ध्यान दो। जो सांसद लोग हैं वो बिल को पास करते हैं, एक्ट बनाते हैं, और वो एक्ट के मुताबिक कौन सी डिसीजन लेनी है वो कोर्ट तय करती है। कौन करती है? तो कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना। सबको मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? कोर्ट, पार्लियामेंट का काम क्या है? देश के अंदर लॉज को एक्ट में बनाकर दे देना, और फिर वो एक्ट के मुताबिक किसको कौन सी प्रोविजन के हिसाब से पनिशमेंट देना है वो कोर्ट तय करती है। 3 कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सुप्रीम, बराबर ना? सबसे डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई, फिर सुप्रीम। तो अभी इतना बड़ा मुद्दा हुआ, डायरेक्ट मुद्दा कहां गया? नहीं, हाई कोर्ट में गया। कहां गया? सपोज हाई कोर्ट में गया, मान के चलो। अब हाई कोर्ट वाला सपोज में जज बैठा, मेरे सामने कोर्ट पेश कर रही है, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ये पार्लियामेंट को उड़ाने चले, तो दो पनिशमेंट। मैंने बुक खोले, मतलब कोई बुक ही नहीं है कोई एक्ट ही नहीं है, क्या करूं? वो टेररिस्ट मेरी शक्ल देख रहा, मैं शक्ल देख रहा, और ये बात पूरी मीडिया में छा गई। देश के अंदर सनसनी केस। क्या केस? सनसनी कि देश का मूल स्तंभ उड़ाने एक टेररिस्ट चला, और मालूम पड़ा इसको कोई पनिशमेंट ही नहीं दे पाया जज, क्योंकि जज के पास एक्ट ही नहीं है। अब बताओ, सांसदों को अपनी वाली पे आ गई तो बराबर उसने टाड़ा और टेररिस्ट एक्ट खोला। क्या बनाया? टेररिस्ट एक्ट बनाया कि नहीं बनाया? एक मिनट। तो टेररिस्ट इन इंडिया, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में ही एक्चुअली ये हादसा हुआ था, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। अपनी वाली पे आ गई, सेफ्टी पे क्या किया? अगले दिन पे राज्यसभा और लोकसभा ने बोला, अरे बाप रे, देश के सेफ्टी पे बात आ गई। कहां गई? और ये पहला ऐसा बिल है जो दोनों ने सहमति से पास हुआ, क्योंकि दोनों हक्का बक्का रह गए थे। सोचने वाली बात है ना, अपन क्लास चला रहे, सपोज अपन देश चला रहे, क्या चला रहे? देश। हम तुम सब मिलके हम देश चला रहे, डायरेक्ट मालूम पड़ा नीचे सिक्योरिटी बता रहा है कि टेररिस्ट आ गए, अपने को डराने आए, आम जनता को नहीं, अपने पे वाट आ गई। क्या गई? वाट अपने पे लग गई अभी, तो अपन सेफ। तो इसलिए पहला फैक्टर सेफ्टी। क्या होना चाहिए? अब सेफ्टी था कि नहीं? सेफ्टी के लिए टेररिस्ट एक्ट खोला। कौन सा एक्ट है? इसको पोटा एक्ट बोलते हैं। पोटा एक्ट यानी, पोटा एक्ट का मतलब है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, यानी इसमें क्या हुआ, देखो लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2002 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेट एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन. The act was enacted due to several terrorist attacks that were being carried out in India and especially in response to the attack on parliament. जब खुद की वाली पे आ गई, यानी इतने साल सोए हुए थे भाई, क्योंकि टेररिस्ट तो इससे पहले भी आए ना, आए कि नहीं आए? अरे भाई याद करो, इससे पहले 2002 के पहले अगर बात करूं तो बम धमाका हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, याद करो. बीएससी में, एनएससी में स्टॉक एक्सचेंज में धमाका हुआ था, मालूम है आपको, टेररिस्ट का ब्लास्ट हुआ था, उसकी पिक्चर भी एक, ये उसके पहले की बात है ना. तब वो नहीं सोए, तब वो नहीं जागेंगे. जब अपनी वाली पे आ गई तो बराबर जाग गए. जब मालूम पड़ा बाहर कौन बैठे हुए, आतंकवादी आए हुए, तो बराबर उन्होंने जाग के अगले दिन पे ही बोला ये ले एक्ट बनाकर दे रहे, जज रुका इसको होल्ड कर. और एक्ट बनाने के बाद, और ये पहला एक्ट था, पोटा पहला एक्ट था जहां पे दोनों बेंच, यानी कौन सी बेंच, यानी राज्यसभा और लोकसभा के पार्लियामेंट दोनों ने फटाफट एक्ट बनाया. नहीं भैया देश खतरे में है, बनाओ. और उसमें बड़ी बड़ी प्रोविजंस किए. अब बताओ ये क्रिमिनल एक्ट है कि सिविल में आएगा? सिंपल है ना. देश के तुम अगर टेररिस्ट बनते अगर कर रहे हो कुछ को, तो देश के लिए गलत मिसाल है ना. ऐसे तो हर बच्चा फिर आतंकवादी बन जाएगा. इसलिए समझा आपको? क्लियर आ रहा कुछ समझ में? फिर टाडा बना. क्या बना? अभी टाडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज जो होनी चाहिए उसमें ये रोका. यानी आपको मालूम है आज से लोकल ट्रेन में धमाका हुआ था. अब वो कब हुआ था मुझे पता नहीं है. 1985 और 95 के बीच में ये टाडा बना था. इसमें याद करो ये हमारे संजय दत्त अंदर गए थे वो रिवॉल्वर लेकर. उनके पास रिवॉल्वर मिली और रिवॉल्वर कहीं से पाकिस्तान से आई हुई थी. उनमें सेफ्टी लगा था, लेकिन उनको लगा कि टेररिस्ट से मिला हुआ है, लगा टाड़ा. तो जो टेररिस्ट से मिला हुआ है वो उसको भी टेररिस्ट मान के ही प्रोविजन की गई टाड़ा के अंदर. यानी आप टेररिस्ट हो तो आपके लिए पोटा बनाया है, और आप अगर टेररिस्ट से मिले हुए हो तो आप भी टेररिस्ट ही हो, तो आपके लिए टाड़ा करेंगे. तो पहले टाड़ा था. क्या था पहले? हाँ, पोटा नहीं था, लेकिन पोटा बाद में आया फिर. तो टाड़ा के चक्कर में संजय दत्त ने अपनी मूवी बना दी बेचारे ने, याद है संजू मूवी. उसमें टाड़ा लग गई ना उसको, ये टेररिस्ट का बेटा है, ये टेररिस्ट का, वो बोला था ना उसको पापा, इसका बेटा टेररिस्ट है. याद है कुछ तुमको? अरे याद है कि कुछ तुमको? हाँ, तो ये सब चीजें सेफ्टी के लिए आया. क्या के लिए आया? फिर दूसरा जो नॉर्म्स था वो था भोपाल का सबसे बड़ा गैस लीक स्ट्रेटजी. इसके लिए भी एक्ट बनाया 1985 में. ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें 5,000 कितने 5 लाख पीपल इम्पोज हुए थे. और आइसो सेनेट गैस यानी MIC गैस कोई भी होती है. अब ये साइंस वालों के बीच में पढ़ता है, हमको पता नहीं भैया क्या कौन सी गैस. 2 गैस मिल गई होंगी शायद से. बम धमाका हुआ था तो लगभग 5,000 लोग मारे गए थे शायद से. 3,787 डेथ हुई थी. इसके बाद गवर्नमेंट जागी, अरे बाप रे ऐसा भी कुछ होता है. तो फिर सारे गैस कंपनीज के लिए एक एक्ट बना दिया. कौन सा एक्ट बोलो? ये बनाया हुआ है एक्ट. तो वो अभी आज सारी गैस कंपनियां जो भी चलाती है अपनी गैस लीक का, ये पूरा प्रोविजन कर दिया. अगर भैया गैस लीक हुआ तो तुमको पकड़ेंगे. जनहानि हो रही है. क्या हो रही है? आम जनता की हानि हो रही है. तो ये सेफ्टी का काम है. पहला फैक्टर समझा, सेफ्टी. समझा? तो ये दोनों एक्ट क्यों पास किए गए? मेन मुद्दा क्या था? सेफ्टी. अब पीछे आते हैं फिर से. अब समझा पहला फैक्टर सेफ्टी. यानी कोई भी बिल पास नहीं करेंगे, यानी तुमको अगर कोई दिक्कत गई सांसदों को कि आज मेरा नौकर नहीं आया, लगाओ एक्ट बनाओ, तो ऐसा नहीं होता भैया. इसमें 4 फैक्टर देखते हैं. कौन से 4 फैक्टर बच्चा लोग? हाँ, तो पहला सेफ्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब दूसरा आता है बेनिफिट्स. अब कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिट्स देते हैं. अब इसका एग्जांपल दूं आपको, ध्यान दो. देखो कुछ लॉ बनाए जाते हैं बेनिफिट के लिए. जैसे एग्जांपल अभी इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट बनाया हुआ है. अब इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सेफ्टी भी शो करता है और बेनिफिट भी. आप लोगों को ऐसा कैसे? देखो सिंपल है. इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि देश के अंदर इफ यू हैव अर्न्ड द इनकम यू हैव टू पे द टैक्स. देश का हर एक नागरिक को इनकम टैक्स भरना है. सेंट्रल बनाता है. कौन बनाता है? सेंट्रल. कुछ आ रहा समझ में? अब सेंट्रल ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया. अब इनकम टैक्स एक्ट बनाने के बाद 2 चीजें प्रपोजल रखी गई. यानी देखो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर तुम कोई भी ऐसे तुम सांसद हो तुम अपना कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता. 130 करोड़ की आबादी को देश चलाना भैया तुमको. तो ये 4 फैक्टर तो मद्देनजर रखता है. मैंने आपको बताया आपका फाउंडेशन बहुत कुछ नया देगा सीखने को.
सिर्फ अपने अंदर सब्र रखो, क्या रखो? सब्र। अब ये चीज तुमने कभी देखा क्या? तुमको आज मैं क्या कह रहा हूँ कि सांसद लोग कौन से फैक्टर पे लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, सोचो। तो स्पीकर जो है ना, कोई भी बिल को पास नहीं करता। स्पीकर कौन होता है बताओ? स्पीकर दिखना है? ये स्पीकर होता है, देखो उधर बच्चा लोग, ये स्पीकर होता है। ये जो बैठा ना इधर, ये बिरला जी, ओम बिरला जी हमारे स्पीकर है। ये दोनों, ये पार्लियामेंट है एक, तो उसमें स्पीकर होता है जो पास करता है वोट, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी वोट रहे वो सबसे। अपोजिशन भी लड़ते इधर, इधर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पावर में, वो लड़ते दोनों, जिसका ज्यादा मेजोरिटी आया वो पास करता है। तो स्पीकर का काम होता है पास करना बिल को और उसको एक्ट में तब्दील करना, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? तो इसलिए अब इनकम टैक्स का बेनिफिट क्या देगा सर? इनकम टैक्स बेनिफिट लेता है, सेफ्टी देता नहीं है। कैसे? अब बेनिफिट क्या है देश के अंदर? इनकम टैक्स से क्या होता है? देश के गवर्नमेंट के पास क्या आता है बच्चा लोग? बोलो, पैसा आता है। पैसा आया तो बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट। अब बेनिफिट है, बेनिफिट है, लेकिन ये सेफ्टी कैसे दे रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही पैसा आया सरकार के पास, सबसे पहला काम, फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहला काम डिफेंस को देता है पैसा। जिसे आज हम एकदम बोल सकते हैं भारत मेरा देश है, आज हम इंडिपेंडेंट है। कौन है? जकड़े हुए क्या? अफगानिस्तान झगड़ा हो गया बेचारा, हो गया ना? अरे उसको हड़प दिया ना काबुल, उसने टेररिस्ट ने, देखा ना आपने? हम लोग आज बेहिचक होके पढ़ रहे हैं सीए का कोर्स भाई, अपने घर में, अपने कोचिंग क्लास पे, अपने देश के अंदर पढ़ रहे हैं। ये हमको जो आज़ादी मिली है, ये क्यों मिली है? क्योंकि हमारे लिए 24 घंटे तैनात है हमारे जवान, सोल्जर, और सोल्जर को बम पैसा दिया जाता है तुम, क्योंकि देश के डिफेंस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाने वाला। तो बताओ इनकम टैक्स एक्ट क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है, सेफ्टी भी दे रहा है, दे रहा है सेफ्टी हम सबको। कैसे? देश के गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, सबसे पहला काम गवर्नमेंट क्या करती है? पहले डिफेंस को देती है, तुम ले लो पहले, फिर जो बचा हम अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बढ़ेंगे अपना, बाद में जो बच्चा कुछ बाद में, पहले डिफेंस। डिफेंस जितना मजबूत उतना हम सेफ, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए इनकम टैक्स ने दोनों काम कर दिया, कौन सा? सेफ्टी भी और बेनिफिट भी। लेकिन जो मैंने बताया टाड़ा बनाया, ये बनाया, ये बेनिफिट को दे रहा नहीं, लेकिन ये सेफ्टी दे रहा है। समझा आपको क्लियर? अब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कोई भी लॉ को है वो दूसरों को, हाँ, दूसरे के लिए नहीं बनता है। और चौथा इथिक्स, क्या होना चाहिए? इथिक्स। समझा आपको? ये चार फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लॉ, कोई भी लॉ को पास करते हैं एक्ट के अंदर। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। हाँ, तो अभी मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, हाउ टू मेक द लॉ। समझ गया? मेक द लॉ, हाउ टू मेक द लॉ समझ में आया क्या बच्चा लोग? मेरे को बताओ ना फिर, ऐसे आया ना, ऐसे एटलीस्ट मुंडी लाओ ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब बताओ, अब कुछ ट्रिक्स खेलेंगे अपन, ट्रिक्स, एक क्विज खेलेंगे, क्विज यहाँ पे तुम्हारे साथ। तुम बताओगे बच्चा लोग, सभी लोग देखो, तुम लोग जो यहाँ पे आए हुए हो, तुम कोई ऐरे गहरे लोग नहीं हो, तुम लोगों को वननेस ने चुना है, वो भी 100 लोगों में से। 100 में से अगर टॉप 20 तुमको रिकमेंडेशन दिया हुआ है तो तुम्हारे अंदर कुछ देखा है इसलिए, और उतनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी तुमको रखना है यहाँ पे, समझा क्या? मैं चाहूँ तो ये बैच में पूरी भरा के दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे एक ऐड करनी पड़ेगी, एक ऐड, और 3-4 लेक्चर फ्री में डालने पड़ेंगे बस। लेकिन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हाँ, फर्स्ट ईयर है, थोड़ा हम भी डरे हुए। हाँ देखो इधर, चलो अभी हम एक क्विज खेलेंगे। अब बताओ, कोई लॉ सेफ्टी दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है नहीं, सेफ्टी, हाँ सेफ्टी नहीं दे रहा है लेकिन बेनिफिट दे रहा है, तो क्या वो लॉ बनेगा क्या? कोई एक्ट, कोई बिल, रूल बुक, रूल्स रेगुलेशंस सेफ्टी दे रहा लेकिन बेनिफिट दे रहा है, तो क्या उसको पार्लियामेंट पास करेगी क्या? नहीं करेगी? पक्का पक्का पक्का? तो यस, तो ये यहां पे नो आएगा। अब इसका बेनिफिट बताऊं तो किसान बिल। अब किसान बिल में कोई सेफ्टी नहीं थी। अरे किसान बिल बनने से या नहीं बनने से किसान को कोई अफेक्ट हो रहा था? नहीं, तो उसमें सेफ्टी कोई नहीं था, बेनिफिट था किसको? बड़े व्यापारी को। तो इसलिए क्या हुआ, किसान बिल को सिर्फ बिल ही रखा,
पास नहीं किया। समझा आपको क्लियर? दूसरा, अगर कोई, एक मिनट बेटा, क्योंकि ऐसा है देखो हम लोगों को भी स्टडी करके आनी पड़ती पूरी डिटेल में, तो मान लो कोई 1 घंटा पढ़ाने 2 घंटा पढ़ाने के चक्कर में हमको 5-5 घंटे वेस्ट करने पड़ते अपने, वेस्ट नहीं मतलब पढ़ाई करनी पड़ती, सिंपल भाषा बोलो। हाँ, अब कोई बिल अगर सेफ्टी दे रहा है और बेनिफिट नहीं दे रहा है तो क्या उसको लॉ बनाया जा सकता है? पक्का? ओके, तो यस, उसको लॉ बनाया जा सकता है। और कोई बिल अगर सेफ्टी दे रहा है, नहीं, एक मिनट, 3 कंडीशन 4 कंडीशन देना। हाँ, कोई बिल अगर सेफ्टी भी नहीं दे रहा है और बेनिफिट भी नहीं दे रहा है तो वो बिल को हम लॉ बनाएंगे क्या? नो। और कोई बिल अगर सेफ्टी भी दे रहा है और बेनिफिट भी दे रहा है तो क्या उसको हम लॉ बनाएंगे? तो यस, इसके लिए हम लॉ बना सकते हैं। अब सर दो बातों को देखा, 4 लिखा था, 2 काम की, वो एथिक्स और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो जब ये दोनों बातें आ जाती है यानी कंडीशन नंबर 4, तो उसमें 2 जो कंडीशन थी वो इंप्लाइड है, वो अपने आप आ जाएगी, वो रहेंगी, तभी हम इसको कर रहे हैं। यानी इथिक्स और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स जो है वो 2 बातें अपने आप रहेगी अगर ये दोनों बातें किसी लॉ के अंदर लिया हुआ है तो। समझा आपको क्लियर? अब इसमें इनकम टैक्स किस में लाओगे? इनकम टैक्स एक्ट किस में लाओगे? लॉ नंबर कंडीशन नंबर 4 में ला लूं? यस, इसमें इनकम टैक्स एक्ट आएगा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों देता है। देश के अंदर पैसा चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, तो पैसा भी देता है देश को और बेनिफिट भी देता है देश को। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना हमारा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। आज ब्रिज बन रही हमारे अकोला में, देखा नहीं? डोमिनोज आ गया, उसको देखकर मैकडोनल्ड्स आ गया, यानी हमारी अकोला, समझा? समझ गया होगा। हाँ, बेनिफिट भी है और सेफ्टी भी है। लेकिन जो पोटा बना, पोटा, वो किस में आएगा? लॉ 2 में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उससे बेनिफिट कुछ नहीं होगा देश को मॉनिटरी टर्म्स में, लेकिन सेफ्टी है। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से कुछ चीजें थी जो बेसिक प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, लॉ कोई भी कैसे बनता है, तो 4 फैक्टर को देख के बनता है। आज के बाद कोई पूछना तो आएगा, पक्का आएगा। केस स्टडीज में आपको पूछ सकते हैं इसको, तो हाँ, इसलिए पढ़ाया बेटा। ठीक है बच्चे लोग? हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की। अब आगे चलते हैं, बस लास्ट 15 मिनट है तो छुट्टी आज। ठीक है, देखो सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब यहां पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया पार्ट एरिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रेफरेंस को देंगे। चलो बताओ कौन सी स्टेज को प्रेफरेंस दोगे? हाँ, तो पहला कौन से लॉ में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? लॉ 4 को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा और लॉ 2 को सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी लोगों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर पिक्चर? यानी कोई बिल अगर ये 2 फैक्टर को देखता है तो वो जल्दी पास होता है, और अगर ये पहला ये आया सेकेंड लॉ वाला, तो ये थोड़ा झगड़ वगड़ के पास करना पड़ेगा, लड़ मर के। और नहीं, ये तो पहले ये भी जल्दी पास होगा, यानी 2 कंडीशन ऐसी है जो जल्दी पास होगी। समझा आपको क्लियर? तो ये प्रेफरेंस का बस एक कॉलम बनाया था, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये भी हो गया हमारा, ये एरिया भी हो गई। हाँ, अब यहां पे सवाल आता है कि सर हमारे 3 क्वेश्चन के तो आंसर मिले ही नहीं हमको, सही कि नहीं बच्चा लोग? 3 क्वेश्चन के आंसर ने क्या? हाउ टू मेक द लॉ, आप समझ में आ गए। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ, तो लॉ जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जितने भी लॉ बनते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए, तो वो कौन से हैं तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो 3 कैटेगरी कहाँ लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं आर्टिकल नंबर 246 के तहत। यानी बाबा साहब जी ने जब हमारे संविधान लिखा था तो उन्होंने पार्लियामेंट के सांसदों को राइट्स तो दिए बनाओ समय अनुसार, लेकिन उसने आर्टिकल नंबर 246 करके उसका बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया, विभाजन। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लॉ बनते हैं वो 3 कैटेगरी बनते हैं। ये भी आपको आ सकता है फाउंडेशन में, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे आपकी बुक नहीं खोलने आऊंगा, जो आपको ICAI से आपको जो बुक्स मिलेंगी वो आपको खुद ही पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई CA वाला नहीं पढ़ाता टीचर। हाँ, वो आपका सिर्फ बेसिक क्लियर आपका कोई भी CA का टीचर करता है, ट्यूटर। बाकी पूरे बुक्स आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। समझा आपको क्लियर? समझा अच्छे से? हाँ,
देखो सीए ऐसे ही पढ़ा जाता है, मैंने आपको बताया सीए में 80% एफर्ट्स किसको मारने हैं, बच्चे को, और 20% मेरा काम है रेफरेंस देने का, तो वो मैं दे दूंगा। हाँ अब तुम ध्यान दो, यानी एक सही बताऊँ क्या, सीए फाउंडेशन ना तो मेरी वजह से पास होंगे ना मेरी वजह से फेल होंगी, वो तो आजकल क्या हो रहा है, मार्केटिंग फील्ड है इसलिए अपने अपने सर अपने अपना नाम लेते कि हाँ मेरी वजह से रैंकर आ गया, टॉप रैंक, अबे खुद ने बड़ा हाउस नहीं, दिन रात, समझा रहा हो तुमको, यानी फेल होंगे, बर्बाद हुए आबाद हुए, जिम्मेदार तुम खुद ही हो, मेरा काम है डिलीवर करना बस। हाँ अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक कंडीशन लिख लीजिए, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके बाद आज हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप होगा, और फिर कल हम आपके पोर्शन पे आएंगे, कितने टॉपिक्स आपको क्या क्या है, कितने लॉ है, कितने पढ़ने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब प्लानिंग कल से करेंगे। हाँ तो पार्लियामेंट, एक मिनट, देयर आर, लिखो, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ। अब सर मुझे एक डिफिकल्टी है, ऐसे मेरे को लगा हुआ कि आपके माइंड में आया होगा, सर आपने बताया कि लॉ 2 टाइप के होते हैं, तो ये क्या है सर 3 कैटेगरी, सुनो, लॉ 2 ही टाइप में होते हैं, जितने भी लॉ बनाए वो 2 ही टाइप में होते हैं, लेकिन जिसने बनाया, अब किसने बनाएगा बताओ, लॉ कौन बनाता है, हाँ तो पार्लियामेंट 2 चलती है, एक स्टेट लेवल पे एक नेशनल लेवल पे, तो वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ बनते हैं वो कितने पावर में डेलीगेट किए हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं कैटेगरी ऑफ लॉ। समझा दोनों में डिफरेंसेस क्या है, लॉ के टाइप 2 ही है, सिविल और क्रिमिनल बस, लेकिन ये 2 लॉ, क्रिमिनल हो या सिविल हो, कोई भी एक्ट जब बनता है वो दोनों कॉम्बिनेशन बनता है, और ये एक्ट कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे एग्जीक्यूट पास करा सकता है, तो वो हम पढ़ रहे हैं, उसको बुलाया गया है कैटेगरी ऑफ लॉ। समझा आपको क्लियर, और कैटेगरी ऑफ लॉ ये किसने रखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 246 ने, ये आपको आ सकता है पेपर में। और एक बात सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको इंटर में भी लॉ है सब्जेक्ट, क्या है, हाँ तो इसलिए वहां पे भी ये सब बेसिक बेसिक चीजें काम में आएगी, ठीक है बच्चा लोग। तो 3 कैटेगरीज में लॉ को डिवाइडेशन किया हुआ है, विभाजन लिख लेंगे पहले, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। पहला आता है यूनियन लॉ, सुना है आपने यूनियन लॉ, वर्ड सुना है, पिक्चर में आया होगा कभी, यूनियन लॉ है ये, इसको दूसरा नाम है सेंट्रल लॉ, और इसको अगर हिंदी में लिखेंगे देश का लॉ। दूसरा आता है कॉन्करेंट लॉ, कॉन्करेंट, अब कॉन्करेंट की स्पेलिंग बताएंगे कोई, CONCURRENT, कॉन्करेंट लॉ बोलते हैं इसको। कॉन्करेंट लॉ को एक और नाम है हाइब्रिड लॉ, हाइब्रिड, आजकल गाड़ियां आ रही है हाइब्रिड, मालूम है आपको, हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइब्रिड। और इसको तीसरा नाम मैं दूंगा, छोड़ दो स्पेस यहाँ पे इजी करने के लिए, लेकिन मैं समझा दूंगा उसके बाद। और तीसरा जो आता है ये है स्टेट लॉ। इन्हें क्या सीख रहे हैं, लॉ के टाइप 2 ही है, कौन कौन से, सिविल और क्रिमिनल। तो ये क्या है सर, तो जिसको पावर दिया है वो पावर के अकॉर्डिंग 3 क्राइटेरिया वाले पावर दिए हैं हमारे भारत के संविधान में। एक अमन इधर देख ले, हाँ देख ले भाई कैसे देश चलता है पूरा हमारा। पहला आता है यूनियन लॉ, यूनियन लॉ यानी कौन सा लॉ, देश का लॉ, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो लॉ राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से पास होगा, दोनों से, और पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट होगा, एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया में। अकोला इज बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र अकोला इज पार्ट ऑफ इंडिया, बराबर कि नहीं, तो हमारे ऊपर भी लागू होगा पूरे देश के ऊपर, यानी जम्मू टू कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहीं भी कोने में आप रह रहे हो, वो लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होना ही होना है। ऐसे लॉ जब बना जाते हैं तो उसको बोलेगा यूनियन लॉ, क्या बोला गया उसको। अब यूनियन लॉ का एग्जाम्पल दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल वो है इनकम टैक्स एक्ट। अब आप देखिए इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा जाता है, पूछो क्यों, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है भाई चलाने के लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, देखो इंडिया के अंदर जितना भी अब सिस्टमेटिकली वर्क हो रहा है पूरा,
इसमें कुछ सुविधाएं हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और कुछ सुविधाएं हमको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। जैसे एग्जांपल एसटी महामंडल किसका है? गवर्नमेंट का है। इन्हें बस की आता है कौन देता है? गवर्नमेंट। लेकिन ये एसटी महामंडल जो है वो किसके अंडर में आती है? बोलो नालायको, महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर है? एसटी महामंडल महाराष्ट्र के अंदर में आते हैं ना। लेकिन रेलवे, इंडियन रेलवे किसकी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हमको पैसा चाहिए ये दफ्तर चलाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमको भी चाहिए। तो जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्ट बना के पूरे देश की सेफ्टी और बेनिफिट का सोचती है तो वो किस में आएगी? वो आएगी यूनियन लॉ में आएंगे, यानी सेंट्रल लॉ में। अब आपको इनकम टैक्स एक्ट है, कहाँ पे है बच्चा लोग? इंटर में। कहाँ पे है? तो पूछेगा इनकम टैक्स एक्ट किस में आता है बेटा? सेंट्रल में। पूछो क्यों? क्यों क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये पूरे एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया होता है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऐसा। ठीक है। अब कल जो मैं एक्ट के नाम लूंगा आपके पोर्शन में जो आएंगे वो आप मुझे बताओगे वो किस में आएंगे, यूनियन में, कॉन्करेंट में कि स्टेट में। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अब दूसरा बताऊं तो इंडियन कंपनीज एक्ट पढ़ा है ना, नालायक को एसपी पढ़ाया ना। ये इंडियन कंपनीज एक्ट के ऊपर मेरे को तुम अगर टाइम खवाया मेरा फिर देखना, ये तुमको अच्छे से कराया मैंने 11-12 के एसपी में। हाँ मैंने 11 करा दिया, 12 करा दूंगा एसपी में। तो वहाँ ये एरिया में लूंगा नहीं, बता रहा मैंने लूंगा मतलब लूंगा लेकिन ऊपरी ऊपरी फास्ट फास्ट। मेरी एरिया ही नहीं कंपनी एक का, कंपनी एक भी तुम्हारे फाउंडेशन में है। हाँ और जिसको नहीं समझता भाई नहीं है सर मेरे को याद ही नहीं है, तो डोंट वरी, वी हैव रिकॉर्ड लेक्चर्स, दे दूंगा, पढ़ते बैठना। देखो मैं बता रहा हूँ 20% मेरी मेहनत है, 80% तुम्हारी है। पास भी तुम अपने दम पे होंगे, फेल भी तुम, हाँ मेरा रोला नहीं कि सर की वजह से फेल हो गए। ठीक है? क्लियर? हाँ समझ आया आपको? अब कंपनी कैसे सर यूनियन लॉ हो गया? अरे तुम अकोला में कंपनी खोलो या दिल्ली में खोलो, आपको रजिस्ट्री इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ में होना पड़ेगा। याद है कुछ तुमको? एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद है कुछ तुमको? किसी भी दुकान को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हो क्या नालायको? किसको बोलोगे बताओ? जो दुकान कंपनी है ना, अब इंडियन कंपनी है, हम यहाँ खोलो, यहाँ कहीं भी खोलो देश के अंदर, वो यूनियन लॉ है। क्या ये? जो पूरे देश भर में सेम चलेगा, सेम प्रोविजंस। यानी यहाँ भी सेम, एमपी में खोलोगे वहां भी सेम, गुजरात में खोलोगे तो सेम ही सेम, कोई टेंशन नहीं, फर्क कुछ नहीं। समझा? दूसरा आता है हाइब्रिड लॉ। हाइब्रिड लॉ यानी कॉन्करेंट लॉ, यानी हाइब्रिड यानी मिक्सअप, जो स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करती है। जो बातें मैं तुमको बता रहा ना बेटा, ये वकील को भी नहीं पता है, क्योंकि सीए का पोजीशन उससे बड़ा होता है वकील से। तुमको ये एलएलबी नहीं कर रहे हो, एलएलबी नीचे आता है, सीए का लेवल कहाँ आता है, तुमको सब पता होना चाहिए। समझा क्या? हाइब्रिड लॉ, अब तुम लॉ इसका भी पूछो लॉयर से, हाइब्रिड लॉ क्या होता है, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। समझा? हाँ। हाइब्रिड लॉ को एक और नाम दिया है, लिख लीजिए, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दूं क्या? दोनों के लिए सेफ्टी भी, दोनों के बेनिफिट भी। याद है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, लिख लो भाई। एग्जाम्पल्स लिखते जाओ, बाद में याद होता नहीं है। हाँ 2017 में इसको पास किया था। समझ में आया सबको? आ रहा समझ में अच्छे से? कोई डाउट नहीं इसमें? अब आप देखो, ये जीएसटी के मजे दोनों लेते हैं। 50% सीजीएसटी होता है और 50%, तो 50% कोई भी देश के प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में 50% स्टेट लेती है और 50% सेंट्रल लेती है। दोनों फायदे दोनों के। तो ये आ गया हाइब्रिड लॉ। कहाँ आ गया ये? तो कोई पूछेगा आज के बाद बेटा जीएसटी किस में आता है, तो क्या बोलोगे? हाइब्रिड लॉ। हाइब्रिड लॉ को नहीं समझ में आया तो कॉन्करेंट लॉ बोलना। ठीक है बच्चा लोग?
जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर दोनों के बेनिफिट के लिए खोलती है। यानी आपने क्या सीखा, इनकम टैक्स नहीं भरा तो सेंट्रल से लोग आएंगे दिल्ली से, और अगर जीएसटी नहीं भरा तो महाराष्ट्र वाले भी खून पिएंगे तुम्हारा और दिल्ली वाले भी खून पिएंगे, हमारा पैसा तो रे। आईजीएसटी कंसेप्ट क्या होता है बताओ? 50% सेंट्रल लेती है और 50% दो स्टेट लेती है अलग अलग, उसको आईजीएसटी बोलते हैं। अब तुमने अगर मेरा जीएसटी वाला सेशन नहीं दिखाऊंगा तो देख लेना, ठीक है? मैंने तुमको 11 में पढ़ाया था ना, सीजीएसटी पढ़ाया, एसजीएसटी पढ़ाया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस पढ़ाया हुआ है तुमको मैंने, इसलिए बोलता हूँ 11 सबसे बेस्ट है। 11 जिसने मूल रूप से बेसिक किया, तुमको कोई बड़ी की बड़ी पढ़ाई भी तुम्हारी कोई टेंशन आती नहीं, ठीक है बच्चे लोग? अब आईजीएसटी का पूरा मैंने यहाँ पे चिट्ठा तुम्हारा खोला था, याद करो। जीएसटी कैसे कौन भरता है, कैसे भरता है, ये पूरा आपको सिनेरियो मैंने बताया हुआ है, सभी को बताया, कोई यहाँ पे कोई वंचित नहीं है ऐसा कोई बच्चा, ठीक है बच्चा लोग? हाँ, तो ये जीएसटी इसमें था। और दूसरा आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ यानी क्या होता है? कुछ लॉ ऐसे हैं जो स्टेट सेंटर बोलती है हमारा इंटरफेयर नहीं है रे भाई, तुम देखो तुम्हारा स्टेट तुम देखो, चलो जैसे एग्जाम्पल देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए हमारे शिंदे सर, कौन बैठे हुए? शिंदे सर, है ना? और ऊपर बैठे हुए बीजेपी मोदी जी। तो मोदी जी बोलते ए शिंदे तू अपने चला स्टेट चला, तेरे को अपने पावर में ना भैया, तेरे को जो लगता कर ले, कोई टेंशन नहीं। तो कुछ लॉ ऐसे बनते हैं जो स्टेट लेवल तक सीमित होते हैं, जो ऊपर सेंट्रल में कोई उनका दखल नहीं होता है, यानी ऊपर आप स्टेट से निकले कि वो आपको कोई बैन वैन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लो टोबैको, महाराष्ट्र के अंदर टोबैको बैन है, क्या है? लेकिन एमपी वाले ऐसे खुलेआम पुलिस सामने खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? अरे एमपी वालों को सुनो मनाइए टोबैको, कुछ आ रहा समझ में? यानी महाराष्ट्र टोबैको महाराष्ट्र में बैन है कि नहीं? वैसे गुजरात में लीकर बैन है, क्या है? अब लीकर मालूम है क्या होता है? क्या होता है बेटा? हाँ नम्रता, क्या होता है? दारू। क्या होता है? कोई इसको पौवा बोलते हैं, है ना? वो चिकली चमेली आई ना, गाना आया था उसमें, याद है? तो उसमें किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था चिकली क्या था उसका गाने का? चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चुरा के आई कि क्या चरा के आई? हाँ, तो किसी बच्चे ने पूछा पौवा क्या होता है? दारू, सिंपल लीकर, है ना? यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जान के भी अंधे का बनते, बेईमानी करते बहुत बड़ी, ठीक है? तो लीकर गुजरात में बैन है, लेकिन महाराष्ट्र में खुलेआम बिकता, जाओ दारू की दुकान पे देंगे आपको खुलेआम, कोई मनाही नहीं है, रेवेन्यू आती है ना गवर्नमेंट को, क्या दी? वैसे ही आप देखो गोवा में लीकर के ऊपर टैक्स कम है, टैक्स नहीं के बराबर रख दिया। क्यों? गोवा ने एक चाल खेली, क्या चाल खेली? गोवा एक स्टेट है, अब गोवा ने क्या किया? गोवा ने लीकर के ऊपर टैक्स कम करके टूरिज्म बढ़ा दिया, क्योंकि सब बेवड़े उधर ही आते हैं। आप देखो, जिनको नशा करना है, जिनको घूमना है, एंजॉय करना है, हाँ तो वही हो रहा ना आपको, फिर क्या बताया मैंने? दारू महंगा है, दारू सस्ता है, पानी महंगा है। तो क्यों किया गवर्नमेंट ने? वहाँ जिनको शौक पाना करना है, जाओ गोवा घूम के आओ। समझा आपको क्लियर? आज समझा क्या? तो अभी गोवा में उसने क्या टूरिज्म बढ़ा दिया, तो वहां से कमा रही वो। तो अलग अलग स्टेट अपने अपने कुछ लॉज रखती है जो सिर्फ स्टेट लेवल तक ही सीमित होते हैं, वो आएंगे स्टेट लॉ के अंदर। आपने क्या सीखा? ऑथोरिटीज आर्टिकल 246 ने 3 लेवल पे बांटे हुए लॉ को। कुछ लॉ बनाएंगे यूनियन सेंट्रल, कुछ लॉ बनाएंगे कॉन्करेंट दोनों मिलकर, और कुछ लॉ सब स्टेट लॉ चलाते हैं। क्लियर पिक्चर? क्लियर? डन। अब हम कल अपने पोर्शन में जाएंगे, क्या क्या है, कैसा पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बिजनेस लॉ आपको ये कंसेप्ट समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।